गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पार्लियामेंट के काम में देखेंगे कि बजट का निर्माण कैसे होता है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ बजट। यानी बजट कैसे पारित होता है। ऐसे सब बजट। अब देखो बच्चों, जैसे हमारे यहाँ सामान्य विधेयक पारित होता है वैसे बजट पारित नहीं होता। और इसी बजट के बताते समय आपको मनी बिल बता देंगे, पैसे का विधेयक। तो मनी बिल का भी इसमें उल्लेख आप कर देंगे, क्योंकि अब देखोगे कि हमारे यहाँ अगर मनी बिल की बात की जाए तो दैट इज अ मेंशन आर्टिकल 110, अनुच्छेद 110 में मनी बिल की बात की जाती है 110 में। तो धन विधेयक की बात 110 में की जाती है। लेकिन इस धन विधेयक को समझने से पहले हम जरा देख लें कि आखिर में बजट का निर्माण कैसे होता है, हाउ बजट इज पास्ड। फिर हम देख लेंगे कि धन विधेयक कैसे होता है। तो बच्चों, इस बात को जरा देखें कि देखो मनी बिल या सॉरी पहले बजट, पहले क्या होता है, पहला स्टेज क्या हो जाता है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बजट का प्रस्तुतिकरण। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो बजट होता है वो ऑर्डिनरी बिल की तरह पारित नहीं होता। ऑर्डिनरी बिल तो आप देखोगे फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग ऐसी होती है ऑर्डिनरी बिल में। बजट ऐसा नहीं होता। तो देखो बच्चों, है बजट हमेशा वित्त मंत्री के द्वारा लाया जाएगा, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। इसका मतलब है कि बजट कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं ला सकता। बजट कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या आप कह लो कि कोई हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई प्राइवेट मेंबर बिल नहीं लाया सकता। क्योंकि जब कोई इनका बजट में सब मंत्री लाएगा, और मंत्री नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर। तो बजट पीएम नहीं लाता ना, बजट कोई और मिनिस्टर लाता है, वो वित्त मंत्री लाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर लाएगा। और फाइनेंस मिनिस्ट्री में कई डिपार्टमेंट होते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बजट बनाता है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आप देखो कई मिनिस्ट्रीज होती हैं, कई डिपार्टमेंट होते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में 5 डिपार्टमेंट है। उसी 5 में जैसे एक्सपेंडिचर, वैसे है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसी में एक है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो बजट का जो निर्माण होता है, बजट जो प्रिंट होता है, वो दैट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। आर्थिक मंत्रालयों के, आर्थिक मामलों के मंत्रालय के द्वारा, आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा ये बाकायदा बजट तैयार किया जाता है। आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा, जो वित्त मंत्रालय का एक पार्ट है। क्योंकि बच्चों, वित्त मंत्री जब बजट लाती हैं तो निर्मला सीतारमन को लिखेंगी नहीं। लिखने वाला काम तो करते हैं अधिकारी। इसलिए हलवा सेरेमनी होती है और हलवा खिला के सारे अधिकारियों को बंद कर दिया जाता है एक ऑफिस में। और जब तक बजट प्रिंट नहीं हो जाएगा तब तक वो ऑफिसर कहीं बाहर आएंगे नहीं। अब देखोगे नॉर्मल बजट कैसे पारित होता है। नॉर्मल बिल की एक कॉपी बाकायदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दे दी जाती है। बजट की कोई कॉपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं दी जाती, क्योंकि बजट एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। तो जब वो प्रस्तुत होता है तभी लोगों को पता चलता है। बाकी कोई बिल होता है पहले उसकी एक प्रिंटेड कॉपी हमारे संसद को दे दी जाती है। अब जब देखो, जब बजट प्रस्तुत होगा, वित्त मंत्री प्रस्तुत करेगा, कोई प्राइवेट मेंबर नहीं, कोई सांसद नहीं। और हमारे यहाँ
अब ये नहीं लिखा गया है कि बजट किस दिन लाया जाएगा। अब बजट हमारे यहाँ नॉर्मली ऐसा रहता है कि पहले फरवरी के लास्ट वीक में होता था, अभी फरवरी के पहले वीक में होने लगा। पहले बजट होता फरवरी के लास्ट वीक में, क्योंकि ये सब संविधान में नहीं लिखा गया है। बजट पारित करने की प्रक्रिया, प्रोसीजर लोकसभा नियमों में है। ये बात ध्यान रखने की है। इट इज अ मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ लोकसभा। ये लोकसभा नियमों में दिखा गया है, संविधान में तो कहीं नहीं है। और लोकसभा नियमों में ये नहीं है कि बजट प्रेजेंटेशन की डेट क्या होगी, डेट नहीं लिखा गया है। पहले फरवरी लास्ट वीक में आता था, अभी फर्स्ट वीक में आ रहा है। तो जब पहले बजट प्रस्तुत होता है तो बजट पर क्या होती है, सामान्य चर्चा, जनरल डिस्कशन। सामान्य चर्चा, सामान्य चर्चा का मतलब है, आप जानते हो, सरकार कहेगी अच्छे दिन आने वाले हैं और विपक्ष कहेगा बजट से बेड़ा गर्क हो गया, बजट से मामला खराब हो गया। यही जो समस्या है वो बजट के पार्ट से आती है। तो हमारे यहाँ बाकायदा इसका मतलब है कि बजट में कोई किसी आइटम पे, किसी विषय पे चर्चा नहीं होती, बस एक जनरल डिस्कशन, क्योंकि बजट में क्या एक्सपेंडिचर है, क्या पॉलिसी है, इस पे कोई चर्चा नहीं होती। और अब देखोगे पहले, उसके बाद क्या होता था, जब बजट पे सामान्य चर्चा हो जाती थी उसके बाद लिया जाता था लेखानुदान, वोट एंड अकाउंट। तो वोट एंड अकाउंट लिया जाता था पार्लियामेंट से, क्योंकि बच्चों में बात ध्यान में रखने की है कि हमारे संसदीय शासन में कोई भी पैसा बिना संसद की परमिशन से खर्च नहीं हो सकता है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, और आप जानते हो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का बेस क्या है, अकाउंटेबिलिटी। यानी पैसा खर्च कौन करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पैसा खर्च करेंगे मंत्रालय, लेकिन उस पर निगाह किसकी होगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ टैक्स पेयर आम जनता है, यानी हमारे आम जनता ही टैक्स देती है। तो सरकार उस आम जनता के टैक्स पेयर को बर्बाद न करे, इसे संविधान में बात लिखी गई है, बिना संसद की परमिशन से भारत में कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, बिना संसद की परमिशन से कोई पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। इस वजह से अब संसद की परमिशन कैसे ली जाए, उसका तरीका बजट है। बजट एक तरीका है कि आखिर में हाउ वी कैन गेट परमिशन ऑफ पार्लियामेंट फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार जो पैसा खर्च करती है उस पर हम पार्लियामेंट का परमिशन कैसे लें, इसी के लिए क्या है, बजट है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब बजट पारित होता है तो तरीका क्या है कि पार्लियामेंट उसके द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करती है। इस वजह से यही तो है पार्लियामेंट का काम। पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करती है तो हर जगह देखती, कंट्रोल करती है। और जरा सोच के देखो, अब हर जगह कंट्रोल, डी का मतलब है लेखानुदान, वोट एंड अकाउंट। ये वोट एंड अकाउंट है। और अभी अब देखोगे, अब सवाल है लेखानुदान क्या है। और बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारे यहाँ हर बच्चे बजट बनाते हैं। अब देखो, मान लो कोई बच्चा कहीं शहर में रह रहा है, तो इतना फर्क हो सकता है, घर वालों से 10,000 रुपये मांगा, ये उसका इनकम हो गया, 11,000 एक्सपेंडिचर हो गया, ये बजट है जो घाटे में चला गया। हर आदमी बजट बनाता है, देखो आप भी बनाते होगे। और स्टूडेंट का बजट हमेशा घाटे में जाता है। और समझ लो, अगर स्टूडेंट का बजट घाटे में नहीं चला गया तो स्टूडेंट कैसा, क्योंकि स्टूडेंट का बजट ऐसा होता है, महीने के पहले 10 दिन में उसका बजट बिल्कुल अमेरिका जैसा होता है, कोई आए चाय पिला देगा, खाना खिला देगा। अगले 10 दिन बाद वो इंडिया जैसा हो जाता है, अगले 10 दिन बाद श्रीलंका जैसा हो जाता है। यानी अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसका बजट का मतलब होता है, अरे भाई हमारा पैसा, कितना महीने में पैसा मिल रहा है और कितना महीने में खर्च होगा, इसी का तो लेखा जोखा बजट है। तो जैसे हम ये काम करते हैं वैसे गवर्नमेंट करती है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बजट का मतलब ही होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट का इनकम क्या है, उसी का एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसलिए बच्चों, हमारे संविधान में ध्यान से बात सुनने की है कि
कि बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं है, क्योंकि बजट शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। आपको लोकसभा नियमों में है, फिर हमको रिपीट कर रहे हैं, बजट शब्द का प्रयोग लोकसभा नियमों में है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप देखोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया, बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, क्योंकि बजट शब्द का प्रयोग फ्रेंच भाषा का शब्द है। और बजट का मतलब क्या होता है, लेदर्स बैग, चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। तो फ्रांस के मिनिस्टर इसी चमड़े के थैले में अपने पेपर्स रख के जब पार्लियामेंट के सामने आते थे, उसी का पॉपुलर नाम क्या हो गया, बजट। उसी का पॉपुलर नाम बजट हो गया। तो इट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वैसे भी आप देख सकते हो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ है, आर्टिकल 112 में। ये देखो आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात है। तो 112 में लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। और हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर क्या है बच्चों, हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ अभी न्यू ईयर शुरू हुआ है, ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है। जो हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ये हमारे यहाँ का फाइनेंशियल ईयर है। सॉरी, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ये फाइनेंशियल ईयर है। लेकिन न्यू जो कैलेंडर ईयर है क्या है, 1 जनवरी शुरू होता है। तो प्रेसिडेंट सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में, तो ये फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष है जो शुरू होता है 1 अप्रैल से, संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार के उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों व्यय क्या। इसका मतलब क्या है, यही तो है, स्टेटमेंट ऑफ रिसिट एंड एक्सपेंडिचर का विवरण रख पाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप देखोगे बच्चों, आप कहोगे कि बजट तो राष्ट्रपति प्रस्तुत करता है, 112 में किसका नाम है, प्रेसिडेंट का। 112 प्रेसिडेंट का नाम है, लेकिन बच्चों ये 112 में प्रेसिडेंट का नाम है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है, वित्त मंत्री ही बजट प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि हमारे आप जानते हो प्रेसिडेंट तो सेरेमोनियल हेड है। अब हाँ, ये बात सवाल है कि बच्चे पूछ सकते हैं, सर ये बताओ अगर न्यू ईयर शुरू हो जाता है 1 जनवरी से, तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से क्यों शुरू करते हैं। 1 अप्रैल से बड़ा लफड़ा है, तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024-2025, क्योंकि 2025 के मार्च तक जाएगा वो। जी इस बार का बजट आएगा वो होगा 2024-25 का, 24-25। बोले कई बार इस पर विचार किया जाता है कि यार इसकी लफड़ा क्यों पाला जाए, ऐसा ना हो कि इसको हम करेक्ट कर दें, तो विचार किया जा रहा है, फिलहाल अभी इस पे है नहीं। इसलिए अब देखोगे तो 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर दी गई है। अब हाँ, लेखानुदान। बच्चों देखो, लेखानुदान, लेखानुदान आज की डेट में लोकसभा नियमों में है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। भाई नियम तो पहले बन गया था, 2014 के बाद आफ्टर 2014 लेखानुदान का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि लेखानुदान का प्रयोग तब नहीं होगा अगर बजट, अगर मान लो हमारा बजट है और वो बजट अगर 31 मार्च के पहले पारित हो जाए, बिफोर 31 मार्च, अगर बजट हमारा 31 मार्च के पहले पारित हो जाए तो वहां पे हमें वोट ऑन अकाउंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि और अगर बजट 31 मार्च के बाद पारित होता है तो हमें वोट ऑन अकाउंट लेने की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें लेखानुदान लेने की आवश्यकता पड़ेगी। लेखानुदान लेने की आवश्यकता होगी। आप कहोगे बच्चों क्यों, इसका मतलब 31 मार्च के बाद का मतलब है लगभग अप्रैल तक, मई तक। पहले ऐसा होता था, 2014 के पहले ऐसा होता था, सरकार को बजट पारित करने में एक लगभग मई लग जाता था, तो भाई 2 महीने। अब बच्चों याद रखना
मान लो कि हमारे पास अभी अभी जनवरी का जो हमारा बजट चल रहा है वो है 2023 या 24 का, अभी प्रेजेंट बजट है। जो अभी बजट प्रेजेंट होगा वो 1 अप्रैल बाद का लागू होगा। तो मान लो कि अगर हमारा 23-24 का बजट अगर 31 मार्च के पहले पारित नहीं हो पाया तो जितना पैसा सारे मंत्रालयों को मिला है, मिनिस्ट्रीज को मिला है, वो लैप्स हो जाएगा। अब मान लो कि शिक्षा मंत्रालय को मिला है 500 करोड़, तो 31 मार्च को वो सारा 500 करोड़ रुपए वो कहाँ वापस चला जाएगा? भारत की संचित निधि में। इसे कहते हैं व्यक्तिगत होने का सिद्धांत। व्यक्तिगत व्यक्तिगत होना खत्म, बहुत सामान्य में खत्म हो जाना। व्यक्तिगत होना, रूल ऑफ लैप्स। रूल ऑफ लैप्स हो जाना, व्यक्तिगत हो जाना, समाप्त हो जाना। क्या समाप्त हो जाएगा? यानी 31 मार्च के पहले जो प्रीवियस ईयर के बजट का पैसा है वो डिपार्टमेंट के पास नहीं रहेगा, वो सब वापस चला जाएगा। जब तक नया बजट पारित नहीं होगा तब तक मिनिस्ट्री को पैसा मिलेगा नहीं। अब मिनिस्ट्री को पैसा नहीं मिलेगा, कैसे काम चलाएगी? इसीलिए जब 31 मार्च के बाद बजट पारित होगा तब मिनिस्ट्री क्या करेगी? पार्लियामेंट के सामने जाएगी और कहेगी भाई देखो, हमें 2 महीने का एडवांस पैसा दे दो। लेखानुदान क्या है? ये 2 महीने का खर्च की एडवांस राशि है, खर्च की एडवांस राशि है। यानी पार्लियामेंट से कार्यपालिका कहती है कि भाई हमें 2 महीने का पैसा दे दो, क्योंकि अभी हमारा बजट पारित 31 मार्च के पहले पारित हो नहीं पा रहा है। वो पारित हो पाएगा 31 मार्च के बाद, अप्रैल मई लग जाएगा। 2 महीने का पैसा हम कहाँ से खर्च चलाएंगे? क्योंकि बिना पार्लियामेंट के परमिशन के भारत सरकार पैसा खर्च नहीं कर सकती। अब कोई बच्चा पूछ रहा है भारत संचित भारत निधि क्या है, भी बताएंगे बच्चे, सब चीज़ बता देंगे। पहले जो बता रहे वो सुनो। अब भारत व्यय में कौन कौन आएगा? बच्चे सवाल बहुत पूछते हैं। मेरे बच्चे, पूजा, मैंने कहा पहले सुनना सीखो पूजा, पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सीखो, बाकी आगे आगे सारे जवाब मिल जाएंगे। अब जरा सोच के देखना, जो टॉपिक पढ़ लिया उसमें उसमें सवाल कोई हो तो बताओ। अब जो आगे आने वाला है उसको अगर आप पूछोगे तो बार बार क्लास डिस्टर्ब होती है। समझदार बच्चों को खूब ध्यान रखना चाहिए, इससे उनका नुकसान होता है और फिर पूरा क्लास का मामला गड़बड़ा जाता है। और किसी बच्चे ने अंतरिम बजट, मेरे बच्चों देखो, अंतरिम बजट लेखानुदान नहीं है। लेखानुदान क्या है? केवल हमने पैसा ले लिया। अंतरिम बजट क्या होता है? जब इलेक्शन ईयर हो, कि मान लो चुनाव होना है और मान लो अप्रैल में चुनाव होना है, तो गवर्नमेंट 2 महीने का बजट लेकर आ सकती है। बजट में क्या होता है? आय व्यय सब कुछ आएगा। लेखानुदान में केवल हम ये लिखते भाई इतना पैसा हम लेंगे उसी का दे दो। बजट में तो टैक्सेशन का मामला भी आएगा, सारी बात आएगी। इसी अंतरिम बजट का मतलब है 2-4 महीने का बजट, लेकिन उसमें सारी बात आती है, एक्सपेंडिचर, फिर उसमें एक्सपेंडिचर। तो कोई बच्चा, समिति आयोग में क्या अंतर है? अरे भटकती आत्माओं, अब आज पहले जो बता रहे हैं सुन लो मेरे बच्चों, ने बच्चे भटकते रह जाओगे। अब इतने हमारे बुद्धिमान बच्चे भी होकर गलती कर रहे हैं। इसका मतलब है कि, और जब आप बार बार सवाल पूछते हो तो हमारा भी ध्यान में भटकता है, भटकेगा सिलेबस, समय सिलेबस सही नहीं पूरा हो पाएगा। कुछ हमारे दिमाग में बात आती रहती है, भटक जाती है, क्योंकि भाई आदमी कंप्यूटर तो है नहीं। इसका सीधा मतलब है कि लैप्स का मतलब है कि जो पिछले वित्तीय वर्ष की राशि थी वो क्या होगी? लैप्स हो जाएगी। वो फिर सरकार के पास चली जाएगी, सरकार को नया बजट लाना पड़ेगा, फिर से मंत्रालयों को पैसा मिलेगा। इसलिए अभी 2014 के बाद से जब से नई सरकार आ गई है तो उन्होंने कहा भाई 2 बार काम क्यों किया जाए? ये लोग क्या कर रहे हैं? इसीलिए आप देखोगे पहले हमारा क्या होता था, बजट पारित होने में लग जाता था, क्योंकि बजट लाया जाता था लास्ट वीक ऑफ फेब में, यानी फेब का अंतिम महीने में लाया जाता था। अभी क्या है, फेब के पहले हफ्ते में लाया गया। जब फेब के पहले हफ्ते में लाया जाएगा तो स्वाभाविक रूप में बजट 31 मार्च तक पारित हो जाएगा। और जब 31 मार्च तक पारित हो जाएगा
तो फिर लेखा अनुदान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए इस समय लेखा अनुदान नहीं लिया जा रहा है। रूल्स में है, रूल्स में है, लेकिन लेखा अनुदान नहीं लिया जा रहा है, ये खास बात है। अब आप जरा देखो उसके बाद क्या प्रोसेस आता है, उसके बाद प्रोसेस बता दे, और प्रोसेस को ध्यान सुनना। कई बार तो पीटी एग्जाम में ये प्रोसेस ही सवाल पूछ लिया जाता है। तो अब आप देखोगे लेखा अनुदान के बाद क्या होता है, पहले इस चीज आपको बता दें, फिर एक को एक्सप्लेन कर दें। और कई बार तो पीटी एग्जाम में क्रम पूछा जाता है कि बताओ किस क्रम में बजट आता है, किस क्रम में बजट आता है, क्या सीक्वेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखोगे इसके बाद क्या होगा, जो बजट होता है वो विभागीय समितियों को सौंपा जाता है। इट इज रेफर फॉर डिपार्टमेंटल कमिटीज। ये विभागीय समितियों को सौंप दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इस पर अनुदान की मांग ली जाती है, डिमांड फॉर ग्रांट्स। पहले एक एक लिख दें, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले सारा प्रोसेस लिख दें, इससे आपको प्रोसेस समझ में आ जाए। फिर क्या होता है, डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है, और डिमांड फॉर ग्रांट्स में ही दो प्रकार की डिमांड होती है। एक, भारत की संचित निधि पर भारित मांग, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, यानी एक्सपेंडिचर चार्ज एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये सब मतलब आपको बता देंगे, चार्ज एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसके बाद दूसरा होता है सामान्य व्यय, अनुदान की मांग में, यानी और जनरल जनरल एक्सपेंडिचर। उसके बाद है अनुदान की मांग पर क्या आती, कटौती प्रस्ताव आता है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, कट मोशन। अनुदान की मांग के बाद क्या आएगा, कटौती प्रस्ताव। ये कौन सा नंबर होगा, EFG। फिर आएगा जी में आएगा कटौती प्रस्ताव, कट मोशन। कट मोशन तीन प्रकार के होते हैं, यानी पॉलिसी कट, नीति निर्मोदन कटौती, इकोनॉमिक कट, आर्थिक कटौती, पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट, और तीसरा इसका मतलब है पॉलिसी भी कट होगा और आर्थिक कट, टोकन कट, सांकेतिक कटौती। तो नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती, फिर उसके बाद सांकेतिक कटौती। फिर उसके बाद क्या आएगा, FG, एच के बाद आएगा, और एच में क्या होगा, फिर आएगा विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल, अगला स्टेज होगा। तो बच्चों देखो, ये सब स्टेज को भी याद रखना चाहिए। पीटी में कई बार ISPT में पूछा गया है कि बजट पारित करने का स्टेजेस क्या होते हैं। इसे ध्यान से पढ़ोगे, हड़बड़ी में नहीं, आराम से नहीं। फिर लास्ट में क्या है, वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। बात ध्यान रखना है, इट इज अ फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल नहीं। अंतर बता देंगे आपको, फाइनेंस बिल है। उसके बाद ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाएगा, तो फिर इस पे राष्ट्रपति की अनुमति होगी।
सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये स्टेजेस हैं बच्चों। अब देखो एक एक हम एक्सप्लेन कर दें। बजट पारित होता है, इसलिए बजट जो पारित होता है वो अलग तरीके से होता है। वो ऐसे नहीं होता कि पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन, ऐसा नहीं होता। वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रीडिंग की बात नहीं होता। अब देखो, अब जरा सोच के देखो। अब अगर एक एक हम एक्सप्लेन कर दें, अनुदान समिति हमने दे दिया है। अब डिपार्टमेंटल कमेटीज क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब डिपार्टमेंटल कमेटीज का मतलब क्या है। अब देखो दोस्तों, फिर अनुदान की मांग क्या है, अब एक एक को हम देखते हैं। फिर कटौती प्रस्ताव, विनियोग विधेयक, अब एक एक्सप्लेन कर दें। पहले देखें डिपार्टमेंटल कमेटीज, एक हम कर, तो अगला स्टेज क्या है, विभागीय समितियां। डिपार्टमेंटल कमेटीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी पूछा गया सवाल है, ये पीटी में पूछा जाता है बच्चों। डिपार्टमेंटल कमेटीज क्या है, ये पार्लियामेंट्री कमेटी है। पार्लियामेंट्री ये क्या है, संसदीय समिति। डिपार्टमेंटल कमेटी है, ये पार्लियामेंट्री कमेटी है। आप कहोगे सर ये बताओ, ये डिपार्टमेंटल कमेटी में क्यों कह रहे हैं, संसदीय समिति होनी चाहिए, तो स्वाभाविक रूप में फिर तो संसदीय समिति है, तो हम डिपार्टमेंटल कमेटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि संसदीय समितियां हैं लेकिन मंत्रालय के डिपार्टमेंट के कामों की जांच करती है। दैट इज रीजन इट इज नोन एज अ डिपार्टमेंटल कमेटीज। विभागीय समितियां संसदीय समितियां हैं, लेकिन ये मंत्रालयों के काम की जांच करती हैं, इसीलिए क्या कहलाती हैं, डिपार्टमेंटल कमेटीज। ये मंत्रालय को, और हमारे यहाँ मंत्रालय 50 से ज़्यादा है, मोर देन 50 मिनिस्ट्रीज हैं, तो हमारे यहाँ इनके सब कामों की जांच होती है। तो संसदीय समिति क्या है, और सवाल अगर संसदीय समिति है डिपार्टमेंटल, इसमें कितने मेंबर होंगे। संसदीय समिति की कुल संख्या है 24। हमारे यहाँ 24 डिपार्टमेंटल कमेटीज हैं, और डिपार्टमेंट क्या है, 50 से ज़्यादा। इसका मतलब है अभी डिपार्टमेंटल कमेटीज क्या काम करती है उसके पहले आने से पहले बता दें। यानी इन 24 डिपार्टमेंटल कमेटीज में सारी टोटल डिपार्टमेंटल कमेटीज कितनी है, 24। अब इन टोटल डिपार्टमेंटल कमेटीज की स्ट्रेंथ क्या है, 21 + 10। यानी हर डिपार्टमेंटल कमेटी में लोकसभा के किस सदस्य और राज्यसभा के 10, काउंसिल ऑफ स्टेट के 10 एंड हाउस ऑफ पीपल की किस। आप याद रखना बच्चों, रटने की बात नहीं है, जहां भी नंबर 30 होगा वहां लोकसभा के पास डबल मेंबर होगी, 20 + 10। जहां मेंबर 29 होगा, जहां 31 होगा, वहां एक नंबर हमेशा लोकसभा के पास ज्यादा जाएगा। वह ध्यान रखने की है। 20 होगा, अभी रटने की जरूरत नहीं है। मान लो किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में 31 मेंबर हो गए, एक एडिशनल हमेशा लोकसभा को मिलेगा। 21 + 10, 30 होगा, 20 + 10, तो इसमें मेंबर है 21 + 10, और ये यानी कुल मेंबर है 24। प्रत्येक 24 में 24 कमेटीज हैं, एक तो है नहीं, तो प्रत्येक 24 में प्रत्येक में 31 मेंबर होंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, जब 31 मेंबर आएंगे कहाँ से, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होंगे, क्योंकि दोस्तों पार्लियामेंट्री कमेटी है तो मेंबर तो लोकसभा राज्यसभा से आएंगे। लेकिन कैसे आएंगे, स्पीकर लोकसभा का चेयरपर्सन को नॉमिनेट करता है। इनका इलेक्शन नहीं होता, इनका इलेक्शन नहीं होता। अब जरा सोच के देखो, अगर इनका इलेक्शन नहीं होता तो फिर इनको नॉमिनेट किया जाता है, और इसमें से 24 में से 24 जो विभागीय समितियां हैं, अब भाई देखो जहां भी पार्लियामेंट्री कमेटीज होंगी, अब वो बैठक करेंगी, अपने काम करेंगी, उनको चाय पानी कौन देगा, उनको पेपर वर्क की फैसिलिटी कौन देगा, इसके लिए हमारे पास अधिकारियों की पूरी फौज होती है, जिसे कहते हैं लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय।
आपको क्या लगता है संसद ऐसे चल रही है, उसके पीछे स्वाभाविक रूप में बहुत भारी भरकम टीम है। वो टीम बाकायदा से असिस्ट करती है फंक्शनिंग को। इसीलिए इसमें से 24 में से यानी 16 कमेटीज को सेक्रेटरिएट की सुविधा लोकसभा देती है, 8 को देती है राज्यसभा। यानी 8 कमेटीज को राज्यसभा सुविधा देगी, किसी सुविधा सेक्रेटेरिएट की सुविधा, पेन देगी, इनको पेपर देगी, इनका कहीं विजिट होगा उसको असिस्ट करेगी, इनके लिए बैठने की जगह इकट्ठा करेगी, कहीं जर्नी हो गई तो होटल की बात करेगी। और अब स्वाभाविक रूप में अगर आप देखोगे हमारे यहाँ 24 कमेटीज़ हैं और हर कमेटीज़ में 31 मेंबर होने हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक मेंबर कई कमेटीज़ का मेंबर हो जाता है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉर्मली कई कमेटीज़ में शामिल होता है क्योंकि संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। अगर आप 24 में 31 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपने आप में संख्या बढ़ी आ जाएगी, इसलिए ऐसा होता है। और दूसरी बात है, ये जो विभागीय समिति है तो ये क्या है, इसका मतलब है 16 के लिए सारी प्रशासनिक सुविधाएं कौन देगा, लोकसभा सचिवालय। सारी सहायता, प्रशासनिक सहायता लोकसभा सचिवालय देगा। एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प, सेक्रेटेरिएट की हेल्प की सुविधा, और 8 के लिए कौन देगा, राज्यसभा देगा। लेकिन सवाल है कि इनका कार्यकाल कितना होता है। टेन्योर, डिपार्टमेंटल कमेटीज का जो टेन्योर है 1 वर्ष। लेकिन आप याद रखो दोस्तों, ये स्थायी समितियां हैं, दैट इज स्टैंडिंग कमेटी। यहां स्थायी का मतलब है स्टैंडिंग कमेटी। अब यहाँ बच्चों ध्यान सुनने की बात है, जब हमने विधेयक बनाते समय कमेटी की बात की थी तो वो कमेटी कौन सी थी, एडहॉक। जैसे आप याद रखो, एडहॉक का मतलब है जैसे कई बार कहीं बच्चे कहीं पढ़ा रहे हैं एडहॉक पे, 1 साल पढ़ाया 2 साल पढ़ाया। आजकल तो एडहॉक पे नौकरी मिल रही है, आजकल तो एडहॉक पे शादी विवाह भी हो जा रहा है। भाई लिविंग रिलेशन क्या, एडहॉक की शादी ही तो है। एडहॉक में थोड़े समय के लिए। तो जब किसी बजट, किसी विधेयक पर कोई पार्लियामेंट्री कमेटी आती है तो भाई वो बिल हमेशा तो रहेगा नहीं, वो बिल तो लैप्स हो जाएगा, बिल कमेटी काम खत्म हो गया। लेकिन डिपार्टमेंट के काम तो हमेशा रहेंगे, काम नए नए होते जाएंगे। इसीलिए बच्चों ये स्टैंडिंग कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी सीधा मतलब क्या, परमानेंट कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब स्थायी समिति, परमानेंट कमेटी। अब स्टैंडिंग कमेटी का मतलब अगर स्थायी समिति है तो लेकिन इसमें से 1 साल के बाद मेंबर हट जाएगा, दूसरा मेंबर आ जाएगा, कमेटी रहेगी। जैसे आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये ऑफिस तो परमानेंट है ना, लेकिन लोग बदल जाते हैं। वैसे इसमें कमेटीज हो रही है, वैसे इसमें कमेटी बनती है। तो स्टैंडिंग कमेटी इसका मतलब स्थायी समिति है, ये लगातार काम करती रहती है क्योंकि एडहॉक नहीं है ये, क्योंकि मंत्रालय काम कभी खत्म थोड़ी होते हैं, मंत्रालय काम तो हमेशा चलते रहते हैं। अब कहोगे सर ये बताओ इसका बजट से क्या रिलेशन है, अब आप आ रहे हैं उस बात पे। अब हम कमेटी के फंक्शन देखें, कमेटी का रोल क्या है, काम क्या है। और ये बात भी आप याद रखो, जब भी कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है उसमें सभी पार्टी के मेंबर शामिल होते हैं। हाँ, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है पार्लियामेंट में उसके ज़्यादा मेंबर होंगे। जिसके मेंबर ज़्यादा होंगे, अदरवाइज स्ट्रेंथ के हिसाब से मेंबर लिए जाते हैं। अब आप देखो काम क्या है इस डिपार्टमेंटल कमेटीज के, फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। तो विभागों के द्वारा विभाग कौन है, मंत्रालय की विंग है। मिनिस्ट्री का डिवीजन क्या है, विभाग है। जैसे हाथ का डिवीजन क्या है, हाथ है, पांव है। तो पूरा शरीर क्या है, पूरा शरीर क्या है, ये मंत्रालय है। हाथ क्या है, उसका डिपार्टमेंट है। तो विभागों के प्रस्तावित विधेयकों की जांच करना, यानी एग्जामिनिंग एग्जामिनिंग द बिल
proposed by the department। आप जानते हो कि हमारे यहाँ अब शिक्षा मंत्रालय है, उसका किसी डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई हमें ये बिल लाना है, तो शिक्षा मंत्रालय कोई बिल लाना है तो पहले वो भेजा जाएगा उस डिपार्टमेंटल कमेटीज़ को। अब आप ये भी पूछोगे बच्चों की, हमारे यहाँ डिपार्टमेंट तो 50 से ज़्यादा है, कमेटीज़ तो 24 है। इसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो बड़े छोटे से हैं, और तो छोटे छोटे एक कमेटीज़ कई बार 2-3 डिपार्टमेंट काम मिल जाते हैं, और कई है मंत्रालय जो बड़े हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम, उनके लिए एक कमेटीज़ होती है। यानी कई ऐसी कमेटीज़ हैं जो 2-3 छोटे छोटे डिपार्टमेंट काम देख लेती हैं, इसलिए कमेटीज़ की संख्या लगभग डिपार्टमेंट के आधी है, लेकिन सारे काम ये कमेटीज़ करती हैं। तो विभागों के प्रस्तावित विधेयकों की जांच करना, मान लो कोई विधेयक लाने वाला है, तो लाने वाला कमेटी को भेज दिया गया कि भाई कमेटी देख ले, कमेटी देख ले। अब दूसरी बात देखोगे, दूसरा क्या है, अनुदान की मांग पर विचार करना, विभागों के अनुदान की मांग की जांच करना। अब देखो बच्चों, इसका संबंध बजट से हो जाता है। एग्जामिनिंग द डिमांड फॉर ग्रांट, प्रेजेंटेड बाय द डिपार्टमेंट। अनुदान की मांग की जांच करना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चों। अनुदान की मांग की जांच करने, अनुदान की मांग सिंपल है, जैसे मान लो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर घर के बाहर है तो बच्चे, मान लो किसी बच्चे ने कहा कि हमें 10,000 रुपये महीने चाहिए, तो जैसे हम पैसे मांगते हैं घर वालों से 10,000 रुपये, वैसे हमारी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मांगती है पार्लियामेंट से अनुदान की मांग। डिमांड फॉर ग्रांट्स का मतलब है जैसे हम कहीं शहर में हैं तो घर वालों से मांगते हैं भाई 10,000 रुपये दे दो, और घर वाले जानते हैं कटौती प्रस्ताव हमेशा लाते हैं, आप 10,000 मांगे तो 9,000 देंगे। अनुदान की मांग का मतलब है जैसे बच्चे हर महीने में अनुदान की मांग मांगते हैं घर वालों से कि 10,000 दे दो, 11,000 दे दो, वैसे ही मिनिस्ट्री किससे मांगती है, पार्लियामेंट से, क्योंकि स्वाभाविक रूप में पार्लियामेंट क्या है, कस्टोडियन ऑफ द विल ऑफ द पीपल। पार्लियामेंट देखती है कि जनता के टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी ना होने पाए, तो ये अनुदान की मांग है, ये डिमांड फॉर ग्रांट्स है। कि अनुदान की मांग का मतलब है सारे मंत्रालय पैसा मांगेंगे, लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो फिर कमेटीज का क्या है, जैसे कई बार आप मांग रहे हो पैसा 10,000 रुपये, अचानक पैसा मांग रहे हैं 20,000 रुपये, तो बाकायदा परिवार वाले उसकी जांच करेंगे। इसीलिए अब आप जरा सोच के देखो, इसलिए डिपार्टमेंटल कमेटी आई 1993 में। 1993 के पहले नरसिंह राव पीएम थे, 1993 के पहले हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल कमेटीज नहीं थी। अब बात बड़ी ध्यान सुनने की है, इसका मतलब है अगर डिपार्टमेंटल कमेटीज ना हो फिर तो कार्यपालिका कुछ भी खर्च कर देगी, पार्लियामेंट उस पर जांच कर नहीं पाएगी, क्योंकि मान लो आपके परिवार में बड़े सारे बच्चे हैं और घर वाले व्यस्त हैं, तो बच्चे ने कुछ भी पैसा मांग लिया, घर वाले जांच कर ही नहीं पा रहे, पैसा खर्च कहाँ कर रहा है बच्चा। और इसलिए बच्चों देखो, सरकार पर, हमारे यहाँ सरकार पर नियंत्रण करने कई तरीके हैं, सवाल पूछना, क्वेश्चन पूछना, लेकिन क्वेश्चन में बड़ी होशियार है मिनिस्ट्री, बड़ी होशियार घुमा देती है। एक बार तो एक सांसद ने सवाल पूछा था एक मंत्री से कि मंत्री महोदय ये बताओ कि हमारे एक यूनिट न्यूक्लियर एनर्जी बनने में कितने पैसे लगते हैं। सवाल तो सीधा था कि भाई एक समोसा खाने में कितने पैसे आपने दिए, सीधा सवाल है। लेकिन अब देखो मिनिस्ट्री ने कैसे घुमाया। अब मंत्री महोदय ने जवाब देना शुरू किया कि भारत की आज़ादी के बाद भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हो गई और हमने अपना आत्मनिर्भर कार्यक्रम चलाया, लेकिन हमारे ऊपर अनेक प्रतिबंध लग गए। 1974 में परमाणु परीक्षण कर दिया, 1998 में फिर परमाणु परीक्षण कर दिया, फिर हमारे ऊपर प्रतिबंध लग गए, हम बहुत समस्याओं से जूझ रहे थे, इसलिए हमें आज तक पता नहीं है कि एक यूनिट बिजली बनाने में कितने पैसे लगे। देखो यहाँ पर देखो दोस्तों, कई बार पार्लियामेंट मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछती है, जैसे घर के पेरेंट्स बच्चों से पूछते हैं। अब बच्चे मान लो कहीं क्लास नहीं कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और पेरेंट्स ने फ़ोन किया, पॉलिटी में क्या पढ़ा, तो बताया गवर्नर पढ़ा।
गवर्नर और पेरेंट्स को पता है, पूछे नहीं तो नहीं पूछे। इसलिए बच्चों को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनका पर्स टाइट कर दो। अगर आप पर्स टाइट कर दोगे तो आप याद रखो कि बच्चे साल कुछ की जरूरत नहीं है। बच्चे मांगे 10,000 रुपये, दो 8,000 रुपये। वैसे ही पार्लियामेंट कंट्रोल करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ऐसे ही पार्लियामेंट कंट्रोल करती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। भाई ज़्यादा पैसा फिजूल खर्ची नहीं चलेगा, ये जनता का पैसा है, गरीब जनता का पैसा है। और इसीलिए बच्चों, ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल है कार्यपालिका पे, यही तो अकाउंटेबिलिटी है, यही तो अकाउंटेबिलिटी है, तभी तो बात बनेगी। तो ये काम इसलिए 93 में EI कमेटीज, इसका मतलब है अगर ये विभागीय समिति ना हो तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी रखना पॉसिबल नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी हम रख ही नहीं पाएंगे, इसलिए इसका बड़ा रोल होता है। इसलिए जब बजट पारित होता है कुछ दिन पार्लियामेंट की बैठक को एडजर्न किया जाता है और ये बजट किसको दे दिया जाएगा, डिपार्टमेंटल कमेटीज़ को। डिपार्टमेंटल कमेटीज़ तसल्ली से इसको देखेगी, फिर पार्लियामेंट के सामने रखेगी, फिर इस पर चर्चा होती है। क्योंकि अगर डिपार्टमेंटल कमेटीज़ न होती तो हमारी इस अनुदान की मांग के, मंत्रालय के अनुदान की मांग पर इतने बारीक कंट्रोल रखने संभव नहीं थे, इतने बारीक कंट्रोल रखने संभव नहीं थे। अब देखोगे उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या करती है, मंत्रालयों के वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना। विभागों के वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना, सॉरी, एग्जामिनिंग द एनुअल सॉरी विभागों की एनुअल रिपोर्ट की जांच करना, एग्जामिनिंग द एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज। तो आप देखो बच्चों, जो हमारे यहाँ काम गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के सारे काम लिखित रूप में होते हैं, रिटर्न होते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट है, सारे काम रिटर्न होने चाहिए। अब मिनिस्ट्री ने, कोई भी मिनिस्ट्री है, उसने क्या काम किया, कैसे काम किया, ये बाकायदा सारा रिटर्न से होता है। अब अगर रिटर्न होगा तो उसकी जांच कौन करेगी, ये डिपार्टमेंटल कमेटीज़ करती हैं। ये डिपार्टमेंटल कमेटीज़ हो गया। अब इसलिए जब मेंस में सवाल आता है तो हम कैसे लिखते हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, ये मुद्दे लेकर आते हैं। और पीटी के लिए बेसिक बात हमें जाननी चाहिए, उसमें फिर मुद्दे लेकर आते हैं किस तरीके से पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रखेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंट्रोल करती है। ये सारे काम ये विभागीय समितियों के हैं, डिपार्टमेंटल कमेटीज़ के सारे काम हैं। अब देखोगे, इसीलिए जैसे डिपार्टमेंटल कमेटीज़ अपनी मांग दे देती है, अपनी रिपोर्ट दे देती है, उसके बाद क्या होगी, अनुदान की मांग पर चर्चा होती है। अनुदान की मांग पर चर्चा होती है। अब अनुदान की मांग पर चर्चा होगी, इसका मतलब है कि मंत्रालय ने कह दिया हमें इतना पैसा चाहिए। जैसे आपने घर पर घर वालों से कह दिया इतना पैसा चाहिए, घर में 3 बच्चे हैं, अब पेरेंट्स की भी चर्चा हो रही है, भाई बताओ कैसे हम पैसा दें इसको। और इसलिए आप देखोगे भारत की संचित निधि, मेरे बच्चों, भारत सरकार के 3 गुल्लक हैं। ये संचित निधि क्या है आपको बता दिया। अब यहाँ संचित निधि का मतलब क्या है, अब यहाँ और भी आपको बता दें। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जैसे हमारे बच्चे आजकल पता नहीं मनी बैंक रखते हैं कि नहीं रखते, लेकिन हमारे भारत सरकार के 3 गुल्लक हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 गुल्लक हैं। गुल्लक में पर्स, मनी बैंक। तो बच्चे कुछ पैसा अपना कॉपी किताब में रखते हैं, कुछ पैसा अपना उधर बैंक में रखते हैं। तो वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 गुल्लक हैं। एक है भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और ये राज्यों का अलग होता है, बात ध्यान रखने की बच्चों, राज्यों का कंसोलिडेटेड फंड अलग है, संघ सरकार का अलग है। कंसोलिडेटेड फंड, अब इसमें कौन सा, ये भारत सरकार का सबसे बड़ा गुल्लक है दोस्तों, इसमें सारी बात रखी जाती है, सारा पैसा रखा जाता है। अब अगर इसमें कंसोलिडेटेड फंड में कौन सा रखा जाएगा,
मान लो कहीं से हमें टैक्स मिला, जो टैक्स का पैसा होता है वो इसमें आता है। मान लो हमने जापान से उधार लिया, वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड में आएगा। जापान से कोई बोरो किया तो वो पैसा कहाँ पे आएगा? कंसोलिडेटेड फंड में आएगा। तो इसलिए कहा जाता है जितने भी टैक्स वगैरह से पैसे आते हैं वो सब आते हैं कंसोलिडेटेड फंड में। अब एक है कंसोलिडेटेड फंड और एक है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। आप याद रखना बच्चों, कंसोलिडेटेड फंड अलग है, ये तो सरकार गुल्लक है, सबसे पर्स है सरकार का सबसे बड़ा। इन्हें समझ लो सरकार का एचडीएफसी, सरकार का आईसीसीआई क्या है? कंसोलिडेटेड फंड है। कई बार गांव वगैरह में तो बच्चे, कई बार लोग अपने पैसे वगैरह को जमीन में दीवार में गाड़ देते थे, और सिर्फ होशियार लोग होते थे जो पैसा निकाल के भाग जाते थे। हमारे घर में सबसे होशियार बच्चे होते थे जो गुल्लक में पैसा रखते थे, और दूसरे सुई से उस पैसे से निकाल लेते थे, उसका गुल्लक भर ही नहीं रहा है। जो गुल्लक में पैसा रख रहा है वो सोच रहा है कि हमने पैसा तो रखा हुआ है, और पता चला दूसरा उसको निकाल निकाल के आइसक्रीम खाया जा रहा है। अब सवाल है कि व्हाट इज संचित भारत निधि होगी संचित। दूसरा, अब सवाल है कि इस पे भारत की संचित निधि पर भारित व्यय क्या है? अब पहला भारत की संचित निधि, अब दूसरा है इस पे भारित व्यय क्या है? व्हाट इज चार्ज एक्सपेंडिचर? भारित व्यय वो है दोस्तों जिस पर सदन में मतदान नहीं होता। व्हाट इज चार्ज एक्सपेंडिचर? अच्छा, चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब मोबाइल जैसा कोई चार्ज जो नहीं होता, ना इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसा चार्ज होता है। भारित व्यय का सीधा मतलब है जिस व्यय पर संसद में मतदान नहीं हो सकता, जिस व्यय पर संसद में मतदान नहीं होगा। एक्सपेंडिचर वेयर नो वोटिंग इज अलाउड इन पार्लियामेंट। अब इसीलिए अगर मतदान नहीं हो सकता तो कटौती प्रस्ताव नहीं लाया सकता। मतदान बच्चों, मतदान होगा तभी तभी कटौती प्रस्ताव लाया जाएगा। जब मतदान ही नहीं, कोई कटौती प्रस्ताव क्या लाया जाएगा? नो कट मोशन। और आप ये देखो ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि भारत के कुछ लोगों के जो वेतन भत्ते हैं भारत की संचित में भारित हैं। तो जिनके वेतन संचित में भारित हैं, आप याद रखो उस पर चर्चा की जा सकती है, उस पर चर्चा किया जाएगा, लेकिन ना तो उस पर कट मोशन लाया जाएगा और न ही उस पर कटौती प्रस्ताव लाया जाएगा। क्यों? क्यों? देखो बच्चों, आप याद रखो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर चर्चा हो सकती है, चर्चा कर लो, कटौती प्रस्ताव नहीं ला सकता। क्योंकि अब भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता कौन है? प्रेसिडेंट का। आप याद रखो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय किसका होता है? जरा भी आपको दिखा दें। भारत की संचित में भारित व्यय का मतलब है जिसपे सदन में मतदान नहीं होगा, इसलिए कटौती प्रस्ताव भी नहीं लाया जाएगा। इसका मतलब है जितना मंत्रालय पैसा मांगे देना पड़ेगा, कटौती प्रस्ताव नहीं होगा। इसका मतलब है संसद भी जिस खर्च पर कोई कंट्रोल न कर पाए उसका नाम है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है बच्चों कि देखो, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय कौन है? चार्ज एक्सपेंडिचर कौन है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट का वेतन, प्रेसिडेंट की उपलब्धियां। दूसरा, राज्यसभा का सभापति, वाइस प्रेसिडेंट नहीं। हमारे यहाँ संविधान में वाइस प्रेसिडेंट के पेमेंट की बात नहीं है, उसका नाम है चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। उसको वेतन भत्ता किस नाम से मिलता है? राज्यसभा का सभापति, सभापति। यानी चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, जो मूलतः उपराष्ट्रपति है। चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। फिर किसका होता है? आप देखोगे लोकसभा के उपाध्यक्ष, चेयरपर्सन स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति। तो किसके किसके वेतन भारत की संचित में भारित होते हैं?
राज्यसभा का उपसभापति, वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, फिर उसके बाद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के वेतन और भत्ते, सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के वेतन भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सैलरीज, यानी सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। बात ध्यान में सॉरी। उसके बाद बच्चों, जो हाई कोर्ट का जज होता है उसका पेमेंट होता है राज्य सरकार के संचित निधि से। सॉरी, थोड़ा ध्यान रखना है, जो हाई कोर्ट का जज होता है उसका पेमेंट किस पे होता है? राज्य सरकार के संचित निधि से। लेकिन जो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो जाता है उसकी पेंशन जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संचित निधि से। और सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि हाई कोर्ट के जज को पेमेंट कौन करता है? राज्य। सुप्रीम कोर्ट के जज के पेमेंट भी और पेंशन भी सब देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद आप देखोगे फिर सीएजी, यानी भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और उसके बाद यूपीएससी का चेयरपर्सन, यूपीएससी का अध्यक्ष, यूपीएससी का चेयरपर्सन, के मेंबर्स, ये सारे क्या है? भारत की संचित निधि पर भारत व्यय। ये सारे हैं भारत के संचित निधि भारत व्यय। आप देखो, वो ध्यान से देखो, क्यों इनके पेमेंट पर कोई कटौती नहीं लाया जाता, कोई मतदान नहीं होता? ये दोस्तों ध्यान से देखो तो ये सारे ऐसे पद हैं जो पॉलिटिकल नहीं है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से, वाइस प्रेसिडेंट से न्यूट्रल रूप में काम करने की अपेक्षा होती है। जजेस राज्यसभा का सभापति, ये ऐसे ऑफिसेज हैं जिनसे अपेक्षा की जाती है तो सरकार के दबाव में काम ना है, क्योंकि पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टी से लोग होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कभी भी इसको प्रेशर करने का कोशिश करते हैं। अभी आप देखोगे, अभी इलेक्शन कमीशन की बात हमारे यहाँ नहीं थी, जो नया अमेंडमेंट लाए जाने की कोशिश है उसमें कहा गया है कि अब इलेक्शन कमीशन को भी शामिल किया जाएगा। अभी तक नहीं था। अभी पार्लियामेंट एक नया कानून लाया है, उसमें इलेक्शन कमीशन को भी शामिल करने की बात चल रही है। इलेक्शन कमीशन को भी शामिल कर दिया गया है। इसके पहले इलेक्शन कमीशन का अंतर नहीं था, इसके पहले इलेक्शन कमीशन की बात नहीं थी। अब देखो, कई बच्चे को सामान्य विधेयक, धन विधेयक, अरे भटकती आत्माओं, पहले पढ़ लो यार। अभी तो सामान्य विधेयक पूरा नहीं हुआ, तो सामान्य विधेयक धन विधेयक में अंतर क्यों जा रहे हो? किसी विधेयक का टोकन कट, अरे पहले ये तो पढ़ लोगे कितने गुल्लक है, तब तो कट आएगा। नहीं करने तो एक मोड़ आएगा, उसी तुमने दिल छोड़ा होगे। अरे अच्छे से पहले पढ़ लो मेरे बच्चों। इसे बच्चों बहुत बावर है, बच्चे और बंदर एक जैसे होते हैं, उनको कंसंट्रेट करवाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए आप देखोगे कई बच्चे बहुत बुद्धिमान होने के बाद एग्जाम में फेल करते हैं, क्योंकि हड़बड़ी ऐसी आदत है, जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान नहीं है, इधर इस डाल से उस डाल पर कूद रहा है। और मेरे बच्चों, एक कहानी बता दूं। एक बंदर था, तो उसने कहा कि मैं राजा बनूंगा। शेर ने कहा बन जाओ भाई राजा, और बंदर राजा बन गया। और तब तक एक जानवर, हिरण के बच्चे को शेर खाने लगा। हिरण का बच्चा आया कि महाराजा बचाओ हमारे बच्चे को, और बंदर इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल खूब कूद रहा था। हिरण ने कहा अरे हमारे बच्चा तो मर गया। बंदर ने कहा मैं कूद तो रहा हूँ, देखो प्रयास तो कर रहा हूँ, इसलिए मेरे बच्चों बंदर मत बनो, अच्छे से पढ़ो, नहीं से कूदते रह जाओगे। अरे सुनना सीखो ये मेरे बच्चों। अब देखोगे, इसलिए इनके वेतन भत्ते भारत के संचित निधि पर भारत व्यय किए गए हैं। कारण, इसका मतलब पहला गुल्लक क्या है? भारत की संचित निधि। दूसरा गुल्लक क्या है? अब इसमें दो गुल्लक और है, तो पहला हो गया भारत की संचित निधि। इसमें लास्ट में आपको बता दें, उसके बाद सवाल पूछ लेना। उसके बाद बच्चों जो दो गुल्लक और है, उसके बाद अभी तो पूरा बजट बाकी है ना। अभी तो हम अनुदान की मांग पे बाद भी चर्चा की बात कर रहे हैं। अब
संचित निधि के अलावा जो गुल्लक और है, एक है लोक लेखा पब्लिक अकाउंट, और एक है आकस्मिक निधि कंटिजेंसी फंड। निधि बड़ा विशुद्ध, निधि का मतलब पैसा। तो संचित कंसोलिडेटेड पब्लिक अकाउंट लोक लेखा, और इसमें है कंटिजेंसी। कंटिजेंट आकस्मिक, आकस्मिक का मतलब होता है बच्चों जो जरूरत पे बहुत इमरजेंसी पे खर्च किया जाए, सामान्य रूप में खर्च किया जाए। इसे आप कुछ पैसे हमेशा बचा के रखो आकस्मिक निधि के लिए। और आकस्मिक निधि के खर्च करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राष्ट्रपति की। यहाँ से पैसा कौन खर्च करेगा? राष्ट्रपति की अनुमति से। लोक लेखा वाला पैसा कौन खर्चेगा? प्रेसिडेंट। ये सब पैसे प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होते हैं, प्रेसिडेंट पैसा खर्च करेगा। लेकिन संचित निधि वाला कौन पैसा खर्च करती है? संसद, पार्लियामेंट। इसे लोक लेखा का मतलब है आकस्मिक निधि में सरकार ही तय करती है कि 500 करोड़ रुपए आकस्मिक निधि में रखा रहेगा। राज्यों के अलग अलग होते हैं, सरकार तय कर देगी 500 करोड़ रुपए उसमें रखा रहेगा, इमरजेंसी पे हम ले लेंगे। लोक लेखा का मतलब है वो सरकार का ही पैसा है। जब कोई सरकारी कर्मचारी है, उसका फंड कट गया है, तो फंड कट के रखा हुआ सरकार के पास, जब रिटायर होगा उसको मिल जाएगा। लोक लेखा। किसी बच्चे ने LIC कोई स्कीम ली हो, LIC की वो स्कीम आपका पैसा है, लोक लेखा में रखा गया है, जब उसको चाहो ले लो। लोक लेखा में पैसा आपका है, जब उसको चाहो ले लो। संचित में पैसा लिया नहीं जा सकता, वो टैक्स का पैसा है, और टैक्स का मतलब है उसको तो देना पड़ेगा। और फिर आकस्मिक का मतलब है इसमें जो 500 करोड़ होता है वो इमरजेंसी के लिए होता है। अब ये 3 प्रकार की मशीन है। अब देखो, अगर ये समझ लिया हमने, तो फिर लोक लेखा यानी अनुदान की मांग पे चर्चा पर आए। अनुदान की मांग पे चर्चा कैसे होती है, कटौती प्रस्ताव कैसे होते हैं, लेकिन वो बताएंगे कल। अब सवाल पूछ लो मेरे बच्चों। किसी ने कहा नीतीश कुमार पर दल बदल लागू होगा कि नहीं? अरे मेरे बच्चे, दल बदल पार्टी टूटने पर लागू होता है। वो गठबंधन में थे, एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन में जाने पर एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता, पार्टी थोड़ी टूटी है। किसी ने संसदीय समिति के मेंबर कौन होंगे? IAS IPS? अरे नहीं नहीं बच्चे, संसदीय समिति के मेंबर सांसद होते हैं। IAS IPS को स्वाभाविक रूप में बुलाया जा सकता है किसी काम के लिए। और सांकेतिक कटौती, अब कटौती बता देंगे मेरे बच्चों, चिंता मत करो। अभी तुमने, अब कटौती कल बताएंगे, अभी संसद चलता रहेगा। अब इसके बाद फिर हम आएंगे संसद की संरचना पर, मेंबर कितने हैं, चुनाव कैसे होता है, मोशन क्या होता है, मेरे बच्चों बता देंगे। अब बस उसी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। स्पीकर कैसे हटाया जाएगा? स्पीकर को हटाने का मतलब है सदन की तत्कालीन सदस्यों की संख्या के बहुमत से प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है। मेजॉरिटी ऑफ देन एग्जिस्टिंग मेंबर। सिविल सेवक वेतन भी तो भारत सरकार, नहीं, सिविल सेवकों का वेतन भारत सरकार की संचित में निर्धारित नहीं होता बच्चों, याद रखना। भारत सरकार देती है, संचित में निर्धारित नहीं है वो। कट मोशन क्या होता है? अरे बचा दे बता, अभी तो कहाँ आए कट मोशन पे। अभी तो आप देख रहे हो हम बजट के इसी प्रोसेस पे भी रुके हुए हैं। अभी हम बजट के किस प्रोसेस पे रुके हुए हैं? अभी यहाँ चल रहे हैं, अभी तो हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी कटौती प्रस्ताव उसके आगे है, तो आगे क्यों कूद रहे हो? हाँ, UPSC के चेयरपर्सन का जो मेंबर्स का वेतन भत्ता होता है भारत के संचित निर्धारित होता है। विभागीय समितियों के मेंबर को बढ़ा, पार्लियामेंट जब चाहे बढ़ा सकती है। किसी का संसद अधिकतम कितना बजट ला सकती है मेरे बच्चों? बजट ऐसा थोड़ी एक रोज ही रोज बनेगा। क्या CM दल बदल कर सकते हैं हर महीने? अरे मेरे बच्चों, CM अब ये बात तो, CM का मतलब पूरा ग्रुप इधर उधर हुआ है, तो पार्टी इधर उधर नहीं हुई है। किसी ने पूछा UPSC चेयरपर्सन कौन बनते हैं? IAS ऑफिसर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। इसलिए बच्चों अच्छे से पढ़ो, तभी तो आप लोग बनोगे। इसे युवा बच्चों को पढ़ना चाहिए, आप लोग कुछ भी बन सकते हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। यकीन मानो, बच्चों को यकीन नहीं होता, लेकिन आप ही जैसे लोग तो बनते हैं। देखिए मेहनत से पढ़ोगे तब तो। हमारे प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा कहाँ से पैसा आता है? अरे मेरे बच्चों, जैसे हम लोग शादी विवाह कार्यक्रम में जाते हैं, वैसे प्रधानमंत्री को विदेश जाना पड़ता है। अरे आजकल दुनिया आने जाने की है, अगर तुम किसी के शादी विवाह में नहीं जाओगे तुम्हारे कौन आएगा? इसलिए प्रधानमंत्री के इतना पैसा खर्च करना जरूरी होता है।
अब जरा सोचना, किसी के यहाँ निमंत्रण आ रहा है तो कहो नहीं पैसे मैं जाऊंगा आपके यहाँ, क्यों? हमारा पैसा खर्च हो रहा है। ऐसा नहीं होता। किसी बच्चे लेखा अनुदान क्या है, तो वो एक एडवांस की राशि है जो कि मांगी जाती है। ये किसी ने यूपीएससी में भ्रष्टाचार होता है? अरे नहीं होता, बच्चे पढ़े लिखो अच्छे से। सांसद कौन वेतन देता है? अरे सरकारी धन से दिया जाता है, और कहाँ से पैसा आता है यार। राष्ट्रपति बिल पर हस्ताक्षर न करे तो क्या होगा, आगे बताएंगे। राष्ट्रपति उसकी चिंता मत करो, पहले आगे आने तो दो। अब की विनियोग विधेयक, अरे मैंने बताया नहीं भाई विनियोग विधेयक क्या है, अभी तो आगे बताएंगे। प्राक्कलन समिति का काम क्या है? प्राक्कलन समिति का काम अलग होता है, एस्टिमेट करना। मान लो कहीं आपके यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई बजट, कोई बर्थडे की पार्टी कर रहे हो, एस्टिमेट तो करोगे। वैसे सरकार कितना खर्च होगा उसके लिए जो एस्टिमेट करती है उसे कहते हैं एस्टिमेट कमेटी। इसलिए मुझे कंसोलिडेटेड फंड मीन्स, मेरे बच्चों, कंसोलिडेटेड मीन्स दैट इज अ फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन टैक्सेशन, बोरोइंग। लेखानुदान क्या होता है? एडवांस की राशि होती है जो मंत्रालय लेता है बजट पारित करने के पहले के लिए। लैप्स में क्या होता है? वो पैसा सरकार के पास वापस चला जाता है। आंसर राइटिंग के अभी बच्चों देखो, आंसर राइटिंग हम बता देंगे लास्ट में, पार्लियामेंट पे आने दो, क्वेश्चन पे बता देंगे, लेकिन बड़े ध्यान सुनना सीखो मेरे बच्चों। तुम लोग ध्यान सुनते नहीं यार। अब देखो लेखानुदान मैंने कितना बताया, फिर बच्चे पूछ रहे हैं। तो हाँ याद रखना, बजट लोकसभा में ही लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। बजट लोकसभा में लाया जाएगा बच्चों, राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। अरे भारत सरकार सांसदों को पैसा देती है, संचित निधि पे भारित नहीं होता। सर डाइट कैसे मंत्री बनेंगे? अरे मेरे बच्चों पहले पढ़ोगे तब तो डाइट बनोगे। या तो तुम नीतीश कुमार से कोई संबंध बना लो, तुम डायरेक्ट मंत्री बन जाओगे। मोदी जी संबंध बना लो, राष्ट्रपति चाहे तो वो भी किसी मंत्री से नहीं नहीं, मेरे वजह परंपरा होती है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी वित्त मंत्री के जो काम डिवीजन होता है ना, सरकारी काम सारा लिखा पढ़ा होता है मेरे बच्चों। वो मुजवानी काम नहीं होता कि मैं नहीं हूं तो मेरे भैया काम कर लेंगे। आप नहीं हो तो आपके भैया जा सकते हैं मार्केट में। सरकार काम ऐसे नहीं होता कि निर्मला सीतारमण काम ऐसे संकलन करने लगे। अलग अलग काम होते हैं बच्चों। किसी ने पूछा बजट पर ज्वाइंट सेशन हो सकता है? नहीं हो सकता मेरे बच्चे, आगे बता देंगे क्यों। क्योंकि बजट 31 मार्च से पहले पारित करना होता है। बाकी स्वाभाविक रूप में कोई भी जो बिल होता है वो टाइमली पारित करने की बात नहीं आती। अब किसी ने पूछा है बजट का प्रस्तुतिकरण, अरे भाई बजट का प्रस्तुतिकरण ठीक वैसे होता है। अब वित्त मंत्री प्रस्तुत करेगा, लोकसभा में प्रस्तुत होगा, और लोकसभा में जैसे प्रस्तुत होगा एक सामान्य सी चर्चा होगी। बजट कहाँ लाया जाता है? केवल लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं लाया सकता। एक सामान्य सी चर्चा होगी और सरकार क्या कहेगी, भाई देखो ये हमारे प्रस्ताव हैं, ये हमारे कार्यक्रम है, ये हमारे प्लान है, इतने पैसे खर्च होंगे। मार्च के बजट को फरवरी में ही कैसे पारित? अरे मेरे बच्चों, बजट एस्टिमेट होता है, जैसे अनुमान पर होता है। ये अनुमान खर्च का है, अनुमान व्यय का है, वो सारा लागू होता है अप्रैल से। अनुमान क्या रहता है? फरवरी में। तो बुद्धिमान आदमी पहले अनुमान कर लेता है मेरे बच्चों। मई में परीक्षा है तो अनुमान जनवरी में नहीं करोगे तो मई में गड़बड़ा जाओगे ना। अनुमान पहले करना होता है। अनुमान कर लो कि क्या जिससे साथ हम बातचीत कर रहे हो साथ चलेगा नहीं चलेगा, अनुमान करो। ठीक है मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर कल बाकी करेंगे। थैंक यू बच्चों। किसी को बजट लाल कपड़े में रख, बजट मतलब ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर बाकी कल। थैंक यू।